हेमंत अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुषमा और दो बच्चे थे। हेमंत अंडे सप्लाई करने का काम करता था। स्वभाव का बहुत ही गुस्सैल और थोड़ा मक्कार किस्म का आदमी था। सुषमा उसके स्वभाव से बहुत परेशान थी। बच्चे भी अपने माता पिता के आने के बाद डरे सहमे से बैठे रहते। ये क्या बनाया खाने में? जब देखो रोज दाल बनाकर रख देती है। जितने पैसे तुम घर में देते हो उससे सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है? मुझे नहीं खानी दाल वाल, मेरे लिए आमलेट बनाकर लाओ। सुषमा बहस करना सही नहीं समझती और रसोई में जाकर ऑमलेट बना लाती है। फिर बच्चों के लिए भी ऑमलेट ही बना देती है। माँ, तुमसे अच्छा आमलेट कोई नहीं बना सकता। सच में माँ, तुम्हारे जैसा आमलेट कोई नहीं बना सकता। कितना टेस्टी होता है। बस बस, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। सुषमा जो कुछ भी करती हेमंत को कभी भी पसंद नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर वो सुषमा से लड़ाई करता रहता। एक दिन दोपहर को बच्चे अभी स्कूल से आए ही थे कि एक आदमी भागा भागा सुषमा के पास आता है। भाभी, हेमंत दुकान से पैसा चुराकर भाग गया है और उसने मालिक से कर्जा भी लिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्जा? कर्जा किस लिए लिया? हमें तो कर्जे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको बताने चला आया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं क्या बोलूंगी। उस आदमी ने तो कभी मुझे कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। वो सुषमा और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो उन्हें ये बोलकर चले जाते हैं कि अगर वो घर आए तो हमें इत्तला कर देना। पुलिस के जाने के बाद सुषमा सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे आकर उसके आसपास बैठकर दिलासा देने लगते हैं। माँ, तू क्यों परेशान होती है? तेरे को तो पता ही था ना कि बाबा कैसे थे। हम है ना माँ, सब मिलकर कर लेंगे। रोते रोते सुषमा अपने बच्चों को गले लगा लेती है। अब उसके सामने आगे का समय बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। क्या काम करेगी ये भी वो नहीं सोच पा रही थी। अभी तो वो इस दुख से भी नहीं उबर पाई थी कि हेमंत उन्हें धोखा देकर चला गया है। 2-4 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मरता क्या न करता। आखिर में सुषमा को काम के लिए घर से निकलना ही पड़ा। पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। शाम के समय वो दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है कि तभी माँ, बहुत तेज भूख लगी है। तू हमारे लिए आमलेट बना दे, हम उसी के साथ रोटी खा लेंगे। तभी सुषमा को एक आइडिया आ जाता है। वो जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाकर लाती है और ऑमलेट बनाने के लिए सामान ले आती है। अगले दिन सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद सुषमा सारा सामान और अंडे की 2 ट्रे और 2 ब्रेड के पैकेट लेकर बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान लगा लेती है। वो पहली बार इस तरह कोई काम कर रही थी तो उसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी एक आदमी, 2 अंडे का आमलेट बना दो, जरा तीखा बनाना, और 2 ब्रेड लगा देना। हाँ जी हाँ जी, अभी लीजिए, मैं बनाती हूँ। सुषमा फटाफट तवा गरम करती है और उसके ऊपर ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट बनाकर घर की बनी हुई चटनी के साथ उस आदमी को ऑमलेट खाने के लिए देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह आमलेट खाया लेकिन इतना टेस्टी आमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। और चटनी ने तो 4 चांद लगा दिए। कमाल का आमलेट बनाती हो आप। सुषमा उसे धन्यवाद बोलती है। तभी एक और आदमी अपने बेटे के साथ आता है। 2 प्लेट आमलेट बना दो, एक में तीखा कम रखना। ऑमलेट खाने के बाद वो आदमी भी ऑमलेट की बड़ी तारीफ करता है। मैंने आज तक इतना परफेक्ट आमलेट नहीं खाया। मिर्च मसालों का इतना परफेक्ट बैलेंस, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये सुनकर सुषमा के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक सुषमा काफी सारे ऑमलेट बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार काम से आता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ, तू कितनी अच्छी है, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस मेरे बच्चों, पीछे की सब बातों को भूल जाओ और आगे अपना भविष्य देखो। अब हम तीनों को मिलकर अपना आज अच्छा करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। माँ, हम भी तेरे साथ शाम को आमलेट बनवाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ वहाँ पर मदद किया करेंगे।
तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। अब शाम के समय सुषमा के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। निखिल और वरुण फटाफट ग्राहकों को बना हुआ ऑमलेट सर्व करते हैं। अब सुषमा ऑमलेट ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे, मसाला ऑमलेट, बटर ऑमलेट और अंडा मैगी बनाने लगी। उसके पास अब हर तरह के ग्राहक आते थे और बच्चों को तो खासकर अंडा मैगी बहुत पसंद आती। तीनों माँ बेटा बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। वरुण और निखिल दिल लगाकर सुबह पढ़ाई करते और शाम को अपनी माँ की मदद करते हैं। बस माँ, कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी करने लगेंगे। भाई, मैं तो नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, मैं तो बस माँ के काम को आगे बढ़ाऊँगा। मैं कहता था ना माँ कि तुझसे अच्छा आमलेट और कोई नहीं बनाता। देखो आज तुम्हारे हाथ का आमलेट कितना फेमस है। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, कितनी मेहनत करते हो। देख लेना, भगवान एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। धीरे धीरे समय बीतता है और सुषमा के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। वो अपनी माँ का साथ इसी तरह देते हुए आ रहे थे। वरुण ने तो पहले से ही ठान लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो कहीं एक छोटी सी दुकान कर लेगा। माँ, क्यों ना अब हम लोग मिलकर एक दुकान ले लें। हमारे आमलेट वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बरसात भी आने वाली है, कितनी बार भारी बारिश की वजह से हम लोग रेडी नहीं लगा पाते। ये बात तो तूने 16 आना सच कही है। बरसात में कई दिन हमारे बगैर कमाई के ही निकल जाते हैं माँ। वरुण ठीक कह रहा है। कल मैं और वरुण जाकर कोई दुकान देखते हैं, वहीं आसपास ही, कि लोगों को पता चले कि हम लोगों की अब एक दुकान भी है। मैं जानती हूँ मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं। वो जो भी फैसला लेंगे वो सही लेंगे। अगले दिन दोनों भाई एक दुकान देख लेते हैं और किराया वगैरह देने के बाद वो अपनी माँ के साथ वहां पर अपना काम शुरू करते हैं। अब सुषमा के हाथों का ऑमलेट लोगों को इतना पसंद आने लगा था कि दूर दूर से भी लोग वहां पर ऑमलेट खाने आने लगे। वहीं पास में ही बच्चों का एक इंस्टीट्यूट खुल गया। अब बच्चे वहां पर आते और सीधा सुषमा की दुकान पर बैठ जाते। वरुण निखिल आज भी अपनी माँ की मदद करते हैं। आंटी, अपने हाथ का सबसे तीखा वाला ऑमलेट बनाना। मेरे लिए तो अंडे वाली मैगी बना देना। तूने कभी आंटी के हाथ की अंडे वाली मैगी खाई है? सच में मजा आ जाता है, इतनी टेस्टी कि पूछो मत। मैंने घर पर कई बार ट्राई किया पर आंटी के हाथों जैसा स्वाद कभी नहीं आया। अब मैं ज्यादा नहीं सोचती और मैगी खाने सीधा यही चली आती हूँ। बच्चों के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर सुषमा को बड़ा अच्छा लगता और वो और भी लगन और प्यार से उन बच्चों के लिए अंडे बनाती। एक दिन सुषमा जब सुबह दुकान खोलने आती है तो देखती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग बाग अपनी दुकानों से सामान निकाल रहे हैं। अरे भैया जी, क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा, और ये लोग बाग अपनी दुकानों से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बहन जी, आप भी अपनी दुकान का सामान जल्दी निकाल लो। जिस दुकानदार ने ये दुकान किराए पर दी है, यहाँ की सब दुकानें लीगल हैं, जिन्हें सरकारी महकमे के लोग अभी बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर सुषमा अपना सर पकड़ लेती है कि अभी तो थोड़े से हालात अच्छे होने शुरू हुए थे, अब ये क्या हो गया। वो अपने बेटों को फोन लगाती है और दोनों बेटे अपनी माँ की मदद के लिए आ जाते हैं। अभी उन्हें दुकान का किराया दिए हुए 10 ही दिन हुए थे। दोहरी मार से सुषमा थोड़ा विचलित हो जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके अपनी दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं और सरकारी लोग आकर दुकानों पर ताला लगा देते हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होने लगता है तभी कोई न कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। माँ, तू फिक्र क्यों करती है? हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुषमा अपने दोनों बच्चों के साथ वापस वहीं फुटपाथ से शुरू करती है जहां उसने पहली बार अंडे की रेहड़ी लगाई थी। जैसा कि सुषमा को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, फिर दोबारा से कैसे काम शुरू होगा, पर ऐसा सुषमा के साथ कुछ नहीं होता। उसके हाथों का स्वाद लोगों को उसके पास खींच ही लाता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और सुषमा के हालात बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो अपने काम को आगे बढ़ाने का सोचने लगती है। वरुण को वो बिल्कुल अपनी तरह के ऑमलेट बनाना सिखा देती है। अब माँ बेटा दोनों मिलकर 2 जगह अलग अलग दुकान लगाते और दोनों जगह की आमदनी से अब उनके हालात बहुत ही अच्छे हो गए। निखिल ने एक अच्छे से ऑफिस में जॉब कर ली।
आखिर में एक गरीब अंडे वाली ने अपने आप का और अपने बच्चों का भविष्य बना ही लिया। सागर एक भोला भाला 12 साल का बच्चा था। जब वो पैदा हुआ उसकी मां स्वर्ग से धार गई। उसके पिता बनारसी लाल ने दूसरी शादी कर ली और सागर के लिए सौतेली मां ले आया। सौतेली मां सागर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे बड़ा परेशान रखती थी, यहाँ तक कि उसे कभी कभी खाने के लिए भी नहीं देती थी। बहुत बार उसकी सौतेली माँ उसे भूखे ही स्कूल भेज देती थी। इसी तरह एक दिन की बात है। माँ ने रात को भी खाना नहीं दिया और सुबह भी ऐसे ही स्कूल भेज दिया। बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं बाहर जाकर कुछ खा लूं। तभी सागर का दोस्त उसके पास आता है। क्या हुआ सागर, आज भी तेरी माँ ने तुझे खाने को नहीं दिया? पता नहीं मेरी माँ मुझसे हर समय नाराज क्यों रहती है। बहुत तेज भूख लगी है लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ बाहर से खरीद कर खा लूं। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है और मैंने तुझे देखा नहीं था, इसलिए मैंने खाना भी खा लिया। कोई बात नहीं, स्कूल की छुट्टी के बाद वहां सड़क के पास जो अमरूद का पेड़ है वहां से अमरूद तोड़कर खा लूंगा। दोपहर तक भूख के मारे सागर की बुरी हालत हो गई। वो छुट्टी होने के बाद जैसे ही स्कूल से बाहर आया, उसे वहां पर एक भेलपुरी वाला खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर सागर के मुंह में पानी आ गया। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भेलपूरी खाता। वो वहां से जाने लगता है कि तभी भेलपुरी वाला उसे आवाज देता है। सुनो बच्चे, तुम्हें भेलपूरी खानी है? खानी तो है, भूख भी बहुत तेज लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, पैसे तो मुझे बाद में दे देना। भूख लगी है तो आओ, मैं तुम्हें बढ़िया भेलपूरी बनाकर खिलाता हूँ। सागर मन ही मन बहुत सोचता है कि जाऊं या ना जाऊं, लेकिन भूख से बेहाल वो भेलपुरी वाले के पास चला जाता है। फिर वो भेलपुरी वाला उसे अच्छी सी भेलपुरी बनाकर खाने के लिए देता है। तभी उसका दोस्त रमेश वहां आता है और उसके हाथ में भेलपुरी देखकर। अरे वाह, भेलपूरी! तू तो कह रहा था तेरे पास पैसे नहीं है, फिर तूने ये भेलपूरी कहाँ से खरीदी? अरे नहीं नहीं, मैंने खरीदी नहीं है। मुझे तो इन अंकल ने खाने के लिए दिए। पैसे मैं बाद में दे दूंगा। रमेश इधर उधर देखता है लेकिन वहां कोई भी नहीं था। क्यों झूठ बोल रहा है? यहाँ तो कोई भेलपूरी वाला नहीं है। अरे, अभी तो यहीं खड़े थे, कहाँ चले गए? सागर बड़ा हैरान होता है कि वो भेलपुरी वाला कहाँ चला गया। घर जाने के बाद वो अपनी माँ से कहता है। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। माँ, बहुत तेज भूख लगी है। जब देखो खाना मांगता रहता है, पेट है कि कुआं? अरे हाँ, कुएं से याद आया, जा पहले कुएं से पानी भर कर ला, तभी खाना मिलेगा। सागर कपड़े बदलकर कुएं से पानी लाता है। भूख और थकान से उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसके पिताजी घर आते हैं और उनको आया देख उसकी सौतेली माँ फटाफट खाना निकाल कर सागर को खाने के लिए देती है। अरे 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 मेरा राजा बेटा, थक गया होगा, ले जल्दी जल्दी खाना खा, तुझे ताकत मिलेगी। सागर हमेशा हैरान हो जाता था कि पिताजी के आते ही माँ के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। तुम कितनी अच्छी माँ हो, हर वक्त सागर का कितना ख्याल रखती हो। अरे हाँ, मुझे किसी काम से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना है। तू अपना और सागर का ख्याल रखना। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसके चले जाने के बाद सागर से घर का सारा काम कराती है और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। एक दिन सागर को बाजार से सामान लाने के लिए भेजती है। भूख से बेहाल सागर को बाजार जाते समय चक्कर आ जाते हैं कि तभी वहां पर वो भेलपुरी वाला मिल जाता है। तुम तो वही बच्चे हो ना जो उस दिन स्कूल के बाहर थे। लगता है तुम आज भी बहुत भूखे हो। लो पहले भेलपूरी खा लो। माफ करना बाबा, मेरे पास आज भी पैसे नहीं है। ये पैसे जो माँ ने दिए हैं वो सामान के लिए हैं। अगर सामान लेकर नहीं गया तो माँ फिर बहुत मारेगी और कई दिन भूखा रखेगी। कोई बात नहीं बेटा, पैसे तुम मुझे बाद में दे देना। पहले तुम कुछ खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सागर भेलपुरी वाले से भेलपुरी ले लेता है और एक जगह बैठकर खाने लगता है। पेट भरने पर वो भेलपुरी वाले को धन्यवाद देता है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उसे भेलपुरी खाता हुआ देखकर। अच्छा, तो तू चोरी करना सीख गया है? मैंने तुझे सामान के पैसे दिए और तू यहाँ बैठकर भेलपुरी खा रहा है? नहीं नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की है। झूठे कहीं के, अब तुझे घर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तेरे बाप से जो कहना है मैं खुद कह लूंगी। खबरदार जो घर वापस आया। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। सागर सामान खरीदकर घर जाता है तो उसकी माँ उसे घर नहीं आने देती। पूरी दिन रात सागर घर के बाहर बैठा रहता है पर माँ दरवाजा नहीं खोलती, तो वो भी वहां से चला जाता है। तभी उसे वो भेलपुरी वाला फिर दिखाई देता है। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल ही दिया। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। घबराओ नहीं बच्चे, तुम बहुत साफ दिल के बच्चे हो। तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर में रहो। नहीं नहीं, आप मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे।
नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो वैसे भी अकेला रहता हूँ, और अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम शाम के समय भेलपूरी बेच लेना। इस तरह तुम्हें कुछ बुरा भी नहीं लगेगा। ये सुनकर सागर खुश हो जाता है और भेलपुरी वाले के साथ चला जाता है। सागर बेटा, मैं एक जादुई भेलपूरी वाला हूँ। मेरी ये भेलपूरी कभी खत्म नहीं होती है। मैं कितने भी लोगों को खाने के लिए दे दूं तब भी नहीं। क्या सचमुच में ये जादुई भेलपूरी है? पर आपने ये बात मुझे क्यों बताई? इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, और वो ऐसा कभी भी कर सकती है। और मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है बेटा। तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो तुम ये भेलपूरी बेच लेना। काफी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सागर रोज चुपके से देखने जाता कि उसके पिताजी आए या नहीं आए, लेकिन उसके पिताजी वापस नहीं आते और सौतेली माँ के डर से वो घर नहीं जाता। वो भेलपुरी वाला भी एक दिन बुखार की वजह से मर जाता है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ भी सही नहीं हो रहा है। माँ ने घर से निकाल दिया, पिताजी अभी तक आए नहीं, और ये बाबा भी गुजर गए। उन्होंने कहा था कि ये भेलपूरी जादुई है। अगर सचमुच में ऐसा है तो फिर तो मुझे इसे बेचना ही होगा। सागर दूसरे गांव के पास लगने वाले बाजार के पास खड़ा होकर भेलपुरी बेचने लगता है। खट्टी मीठी तीखी बढ़िया भेलपूरी, जो खाए एक बार वो खाए बार बार। भेलपूरी ले लो, भेलपूरी। सागर को आवाज लगाता देख वहां पर कुछ बच्चे और लोग आकर भेलपुरी खरीदते हैं, और जैसे ही वो भेलपुरी खाते हैं, स्वादिष्ट भेलपुरी खाते ही उन्हें अजीब सी ताकत महसूस होती है। तुम्हारी भेलपूरी खाने के बाद तो मुझे बड़ी ताकत सी महसूस हो रही है। ऐसा क्या डाला तुमने अपनी भेलपूरी में? मेरी भेलपूरी की चटनी बिल्कुल ताजी होती है, इसलिए इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा है, और आपको इसे खाने से ताजगी लगती है। हाँ हाँ, शायद यही बात है। मुझे थोड़ी भेलपूरी और दे दो यार। देखते ही देखते सागर के पास भीड़ लग जाती है, और जितनी भेलपुरी वो बेच रहा था, लेकिन उसकी भेलपुरी खत्म नहीं हो रही थी। ये देखकर वो बड़ा खुश होता है और समझ जाता है कि उन बाबा ने सच कहा था कि ये भेलपुरी तो जादुई है। अब तो सागर बड़ा खुश होता है। सुबह वो स्कूल जाता और उसके बाद शाम को भेलपुरी बेचकर वो बूढ़े बाबा के घर पर रहने लगा। देखते ही देखते पूरे 2 महीने निकल गए। एक दिन वो भेलपुरी बेच रहा था कि तभी उसके पिताजी वहां उसे दिखाई देते हैं। अरे सागर बेटा, तू यहाँ भेलपूरी बेच रहा है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ बेटे में तो झगड़ा हो ही जाता है, तू घर छोड़कर क्यों चला आया? लगता है पिताजी आपको माँ ने यही बोला है कि मैं घर छोड़कर चला आया। लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं, खाने को भी नहीं देती हैं। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटा? इस तरह यहाँ तुम भेलपूरी बेच रहे हो। फिर सागर अपने पिताजी को सारी बात बता देता है, और जादुई भेलपुरी के बारे में भी। यहाँ तक कि इतने दिनों में जमा किए गए पैसे भी वो अपने पिताजी को दे देता है। मेरे बेटे, तुम्हारे साथ कितना कुछ हुआ और मैं बिल्कुल अनजान था। मुझे माफ कर दो, लेकिन इस जादुई भेलपूरी के बारे में अपनी माँ को मत बताना। पिताजी, आप इतने दिन कहाँ थे? मैंने कितने दिनों तक जाकर देखा, लेकिन आप वापस नहीं आए थे। बेटा, जिस काम के लिए गया था मैं, उस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे सारे पैसे छीन लिए और इसी सदमे में मैं बहुत बीमार हो गया। और जब ठीक हुआ तो घर आया तो देखा तुम घर पर नहीं थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम गुस्से में घर छोड़कर चले गए हो। सागर अपने पिताजी के साथ घर आता है। उसकी माँ, कहाँ मिला आपको ये? हाय मेरा सागर बेटा, कहाँ चला गया था तू? बस करो, मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं। तुमने छोटे बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया है। ये सुनकर वो घबरा जाती है। तब सागर के पिताजी उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं पिताजी, माँ को अगर घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगी? देखा तुमने, मेरे बेटे के साथ तुमने कितना बुरा किया, लेकिन ये उसके बावजूद भी तुमसे हमदर्दी रखता है। मुझे भी तुम दोनों माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। और उधर सागर अपने पिताजी से कहता है कि क्यों ना वो एक भेलपुरी की दुकान खोल ले। हाँ बेटा, अब हमें शायद यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सारा पैसा तो डूब चुका है। उसके बाद सागर अपने पिताजी के साथ रोज शाम को भेलपुरी बेचने का काम करने लगा, और देखते ही देखते उनका ये काम बहुत चल पड़ा। उनकी भेलपुरी कभी खत्म नहीं होती थी, और सागर जब बड़ा हो जाता है तब भी उस जादुई भेलपुरी वाले को बहुत याद करता रहता है।